A very good evening to all my dear students. I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about the simplex method of linear programming problem. So guys, as you all know that we had discussed about how to formulate the linear programming in the earlier online session. और हमने ये भी सीख लिया था कि किसी भी डेटा के थ्रू हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्मुलेट करते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सीखेंगे कि उसी फॉर्मुलेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो गाइज़, मैंने बताया था आप सबको कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एनी एलपीपी. वन इज़ सिंप्लेक्स एंड अनदर वन इज़ ए ग्राफिकल मेथड. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड पेन और पेपर लेके बैठ जाइए आप सभी लोग, क्योंकि दिस विल बी somehow the numerical question. तो you will have to note it down in your notebook as well. तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है ऑलरेडी, दैट इज़ मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2 लिखा हुआ है क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. गाइज, एग्जाम में जब आएगा तो आपको ज़रूर दिया जाएगा उसमें कि आपको किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. अगर आपको स्पेसिफाई करता है कि एलपीपी सॉल्व करिए सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, तो आपको सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है. अगर कहता है कि ग्राफिकल मेथड यूज़ करिए तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है. अगर वो कहता है कि सॉल्व दिस एलपीपी थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग या एनी ऑफ द मेथड, तो आप जो आपको ईजी लगता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, जैसे कि इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है मैक्स जेड इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हैं आपके 10x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल्स टू 120. एंड दूसरा है 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल्स टू 80. x1 और x2 जो है ये आपके नॉन नेगेटिव से, इसलिए है आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से बड़े हो सकते हैं या फिर 0 के इक्वल, बट दे कैन नॉट बी द नेगेटिव. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं नॉन नेगेटिव्स. तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. तो अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में मैक्स जेड यानी कि मैक्सिमाइज़ का प्रॉफिट का क्वेश्चन है ये, जिसे हम सबको बताया था आपको कि जहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा वहाँ पे आपको मैक्स जेड लिखना है, अगर कॉस्ट दी है तो आपको मिन जेड लिखना है. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए हैं दो. ये इक्वेशन टाइप है आपके लिए. तो आप सभी जानते हैं कि जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, जिसको हम हिंदी में समीकरण कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि देयर आर टू साइड्स ऑलवेज, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 10x1 प्लस 20x2 और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 120. बट यहाँ पे दो मार्क लगे हुए हैं, दो सिंबल, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि ये 120 से जो इसकी वैल्यू होगी वो कम भी हो सकती है या फिर इक्वल्स टू हो सकती है, इक्वल्स टू हो सकती है ना. तो अभी क्या करना है आपको, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होगा जब जहाँ पे इक्वल लगा होगा, एक इक्वल्स टू का मार्क लगा होगा और दोनों साइड जो है वो वैल्यू इक्वल होगी. यहाँ पे ये है कि लेस देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है. तो अब हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा. तो गाइज़, यहाँ पे 10x1 प्लस 20x2 दिया हुआ है. अगर इसमें हम एक कोई और एक वेरिएबल ऐड कर लें, सपोज के ऐड कर लें, या हम एक कोई भी स्लैक वेरिएबल लेते हैं, उसको हम एस से डिनोट करते हैं. तो हम अगर यहाँ पे एस ऐड कर लेंगे, s1, ठीक है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वो एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो वहाँ पे जो है या 0 हो जाएगी तो इक्वल हो जाएगा, अगर कुछ कम रहेगी तो वहाँ पे एस की कुछ नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी. उसके थ्रू जो है हम दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हैं. तो अब आप इसमें देखिए, हमने सोल्यूशन में लिखा हुआ है सबसे पहले मैक्स जेड, वो पूरा क्वेश्चन लिख लिया हमने, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया है, देख रहे हैं इक्वल्स टू लगाया है और बीच में जगह छुट्टी हुई है, यानी हमें कुछ एक एडिशनल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम, अब आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है एडिंग स्लैक वेरिएबल. स्लैक मतलब होता है कुछ भी एक जो नेगेटिव के बराबर हो, ठीक है, जो नगण्य के बराबर हो, उसको हम जो है इसमें ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने स्लैक वेरिएबल कहते हैं, इसलिए हमने s1 ऐड किया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें हमने s2 ऐड किया हुआ है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमने तैयार किया है 10x1 प्लस 20x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 120. एंड दूसरी इक्वेशन बन रही है 8x1 प्लस 8x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 80.
और आपके नॉन नेगेटिव्स हो गए x1 x2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक चीज़ और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने अगर कांस्टेंट में हमने s1 s2 ऐड किया है तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करना पड़ेगा या ऐड करना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो हमने मैक्स जेड इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2 था। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया जाता है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम में जो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं सकते ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं s1 s2 क्योंकि हमने वेरिएबल ले रखे हैं कंस्टेंट में तो हमें यहाँ भी ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन हम इसमें क्या किया, हमने इसका कोएफिशिएंट 0 ले लिया। अब जिस भी वैल्यू में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 रहती है, यानी ये ना के बराबर वैल्यू है s1 और s2 क्योंकि 0 लगा हुआ है। लेकिन हमने इसलिए s1 और s2 रखा हुआ है क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने जब कन्वर्ट किया है तो हमने जो है यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर हमने s1 s2 ऐड किया, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी s1 और s2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे एक नई टेबल जिसको हम कहते हैं इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, और इस सिंपलेक्स टेबल के थ्रू ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल रहती है CBI, अब देख रहे हैं कॉलम रहेगा, CJ कॉलम रहेगा और एक बेसिक वेरिएबल। सबसे हम पहले बनाते हैं बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स जिसको हम शॉर्ट में XB लिखते हैं। तो जो भी इसमें आपके वेरिएबल्स होंगे बेसिक वाले उनको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो दो वेरिएबल्स थे आपके x1 और x2, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे दो वेरिएबल्स थे x1 और x2, ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड किया है s1 और s2। ठीक, तो इनको भी हम इसमें रख लेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी बेसिक वेरिएबल्स बन जाएंगे x1 x2 s1 और s2। और इसके बाद हम सोल्यूशन लिख लेंगे और एक कॉलम और छोड़ देंगे जिसका हमें यूज़ बाद में करना होगा। अब आते हैं CJ क्या है। सबसे पहले हमने देखिए बेसिक वेरिएबल हमने लिख दिया x1 x2 s1 s2, ये हमारे हो गया बेसिक वेरिएबल्स। अब CJ वैल्यू उनकी क्या होगी, जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके जो भी हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, CJ की वैल्यू। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें हमने लिखा हुआ है CJ की वैल्यू क्या है 12, क्योंकि x1 के साथ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ठीक है, चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है 12x1 प्लस 16x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, तो यानी कि x1 की वैल्यू क्या है 12 जो इसका कोएफिशिएंट है, x2 का कोएफिशिएंट क्या है 16, s1 का 0 और s2 का 0। तो वही हमने वैल्यूज़ लिखी हुई यहाँ पे। CJ की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमने इस तरीके से 12, 16 और 0 लिख लिया। अब आते हैं बेसिक वेरिएबल को जो नीचे कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे। अब उसमें हमने जो स्लैक वेरिएबल दो ऐड किए थे s1 और s2, इनको लिखेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे s1 और s2। ठीक है, ये हमारे हो गए बेसिक वेरिएबल्स। ओके, और इसके अलावा जो CBI कॉलम होता है इसमें हम लिखते हैं जो भी बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं। यानी s1 का कोएफिशिएंट क्या था 0, तो हमने CBI में 0 लिख दिया। s2 का क्या था 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस हम लोगों ने जो है यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है, दीज आर, ये कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट हैं 10, x1 की वैल्यू 10 है और x2 का कोएफिशिएंट 20 है और s1 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, s2 यहाँ पे है नहीं इसमें तो 0 लिख सकते हैं। वैसे सिमिलरली x1 x2 और यहाँ पे s1 नहीं है तो s2 है। ठीक, और सोल्यूशन जो दिया था ये वाली वैल्यू होती है 120 और 80। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो हमने ये टेबल बनाई हुई है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10 20। ठीक है, ये x1 की वैल्यू थी कांस्टेंट में 10, s2 की थी 20, s1 की थी 1। ठीक है, क्योंकि उसमें s1 था सब पहले कांस्टेंट में और दूसरे में क्या था s2 नहीं था इसलिए हमने इसको 0 लिख लिया। ठीक है, और जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी उसमें क्या था, दोनों 8 8 थे, यानी कि जो x1 था वो उसकी वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 8, यहाँ पे s1 नहीं था इसलिए 0 और s2 था उसकी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं हमेशा सोल्यूशन, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस सोल्यूशन में जो है हाँ यहाँ पे दिया हुआ था फर्स्ट इक्वेशन में 120 एंड अनदर में 80। ठीक है, तो ये हमारा ये टेबल ऑलमोस्ट तैयार हो गई बनके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें निकालना पड़ेगा ZJ की वैल्यू। ठीक है, ZJ कैसे निकालते हैं, ZJ की वैल्यू देखिए हमेशा जो भी CBI का कॉलम होता है उसके जो भी नंबर्स होते हैं हम
जो भी बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं या स्लैग वेरिएबल के जो भी नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं। जैसे 0 है CBI का कॉलम, S1 की जो स्लैग वैल्यू है इसकी जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक, तो क्या आएगा 0, प्लस ऐड करेंगे ये वाला 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो अगेन 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, वही जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 0 हो जाएगा, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तब भी 0 हो जाएगा। इस तरीके जिससे भी हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमेशा 0 0, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 0 0। और यहाँ पे भी करेंगे 120 में भी तब भी 0 आएगा, ठीक। तो अभी ZJ निकल आया। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी होगी, CJ - ZJ, CJ - ZJ, ठीक है। अब CJ कॉलम ये था, इसमें देखिए लिखा हुआ था मैंने 12 16 और ये था आपका 0 0, ठीक। तो ये आपकी है CJ की वैल्यू। अब CJ - ZJ यानी कि इस वैल्यू में से इसको हम लेस करेंगे तो सब 0 0 है, तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी 12 16 0 और 0, ठीक है। इतना आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमैलिटी क्या होती है इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, हमेशा फॉर ऑप्टिमैलिटी, देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। वो अब देखिए इसमें आप लोग देख पाएंगे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैंने लिखा हुआ है, ऑल CJ - ZJ वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। ये हमारी क्या थी, मैक्सिमाइजर प्रॉब्लम थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर हमारी कॉस्ट दी होती तो हमारी ये वाली जो है कंडीशन फॉलो होती फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइजेशन में क्या होता कि सारी वैल्यूज़ जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यानी जो CJ - ZJ है इसकी सारी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए थी, पॉजिटिव, जो इसकी में देख रहे हैं। लेकिन ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमाइजेशन में हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी CJ - ZJ की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से छोटी या फिर 0 होनी चाहिए। तो 2 0 तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी 2 वैल्यूज़ जो है नेगेटिव नहीं है, हमें सारी वैल्यूज़ जो है नेगेटिव या फिर 0 में चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो अब हम क्योंकि हमारे 0 है नहीं इसलिए हमारा आंसर अभी आ नहीं सकता, तो हमारी एक और टेबल बनेगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो CJ - ZJ होता है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 16। इसके ऊपर वाला जो कॉलम होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, की कॉलम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं की कॉलम, ठीक है। अब ये हमारा की कॉलम हो गया। अब देखिए ये जो हमने कॉलम छोड़ा था, अब इसका रोल आएगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे रेशियो। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना होगा। रेशियो कैसे निकालेंगे, जो हमारा सल्यूशन है उसको हम डिवाइड करेंगे जो भी हमारा की कॉलम है उसकी वैल्यू से, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो की कॉलम ये वाला है, इसकी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 120 इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहीं सिमिलरली हम बात करेंगे ये वाला, क्योंकि 80 यहाँ पे रहेगा और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है की कॉलम में, वो 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अब यहाँ पे हमने की कॉलम निकाला, जो कॉलम था उसमें जो है कौन सी वैल्यू ली थी, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी। यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, जो मिनिमम वैल्यू होगी। रेशियो में मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 6 है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू 6 है। तो अब क्या होगा, इसके सामने वाली जो रो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी की रो। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं की रो, ठीक है। अब जो ये हमारा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का, की कॉलम और की रो का, इसको हम कहते हैं की पॉइंट, या इसको हम कहते हैं की एलिमेंट, की एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया 20 की एलिमेंट। अब के थ्रू जो है हमें आगे बनाना होगा, न्यू आइट्रेशन बनानी होगी, न्यू टेबल बनानी होगी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। चलिए अभी क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। की एलिमेंट निकाल लिया हमने, की कॉलम और की रो निकाल लिया है। तो इसके बाद हम फिर से एक नई टेबल बनाएंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से इसको समझ लीजिए। इसके बाद नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया इसके आगे का काम, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू क्लास अभी के लिए।